वेलकम बैक। आप सभी को नमस्कार। हमारा व्यंजन चल रहा था, व्यंजन के सारे भेद हमने कर लिए थे। अब व्यंजन का उच्चारण स्थान बचा था, जो उच्चारण स्थान हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम व्यंजन के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान की व्यंजनों का उच्चारण स्थान जो होता है वह उच्चारण अंग के अनुसार होता है। क्या है? अंग के अनुसार, कि कहाँ से किस अंग से ध्वनि आती है, तब हवा जो है वो स्पर्श करती है। ये हम आज समझने वाले हैं। और उसी के अनुसार क्या है, इन उच्चारण स्थानों को लिखा जाता है, उच्चारण स्थान माना जाता है। तो स्थान को समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। हमें समझनी होगी कि जो हमारा शरीर है, क्या है हमारा शरीर, उसमें हवा किस तरीके से और बाहर आती है जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तब उस चीज़ को समझेंगे। और उसके बाद ही हमें उसके उच्चारण स्थानों को आसानी से, सरलता से समझ पाएंगे, आसान तरीके से जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये चित्र लिया है। ये क्या है? फेफड़ों का चित्र है। क्या है? फेफड़ों का। हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय या बोलने के समय हमारा कौन कौन सा शरीर हमारे उच्चारण में सहयोग करता है, सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे शरीर के अंदर जो हवा जाती है वो श्वसन क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाकर, इन फेफड़े जो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जाकर संग्रहित हो जाती है। इन फेफड़ों के अंदर क्या है? संग्रहित हो जाती है। तो इस हवा इसके अंदर जाने के बाद जब हम बोलते हैं तब वो इस श्वसन नली के द्वारा बाहर आने की कोशिश करती है। और जो सबसे पहले उच्चारण में हमें सहयोग देता है अंग, वो होता है हमारा फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे अंदर हवा को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, जिससे हम उच्चारण कर पाते हैं या बोल पाते हैं। अब इसके बाद में जो अंग सहयोग करते हैं, तो देखिएगा पूरा डायग्राम लेकर आया हूं, समझिएगा। जैसे फेफड़ों में संग्रहित की, फेफड़ों में हवा ने क्या? हवा का संग्रहण हुआ। अब जैसे जैसे श्वसन क्रिया के माध्यम से बाहर श्वसन नली के माध्यम से बाहर आई, तो जैसे ही ये बाहर आती है तो ये श्वसन नली से जब बाहर आती है, श्वसन नली से जब बाहर आती है हवा, तो सबसे पहले आकर इसमें अंदर बीच में जो रुकावट उत्पन्न होती है वो फेफड़ों के बाद, इन फेफड़ों के बाद यहाँ पर आकर रुक जाती है। क्या रुक जाती है? यहाँ पर आकर रुक जाती है। और ये स्थान है हमारा गला। क्या है? गला, जिससे हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। इस गले के अंदर आकर हवा टकरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर क्या है? कुछ मांसपेशियां होती है। क्या होती है? मांसपेशियां। अब वो मांसपेशियां यहाँ पूरा हवा को क्या करती है? रोकती है, क्योंकि मांसपेशियां जो होती हैं वो कभी संकुचित और कभी खुलती है। तो वो सबसे पहले रुकावट उत्पन्न करती है यहाँ पूरा गले के अंदर। क्या करती है? गले के अंदर। अब गले के ऊपर जैसे ही हम आगे जाते हैं, तो आगे जाने के तुरंत बाद हमें क्या है? एक छोटी सी जिह्वा, जिसे हम क्या बोलते हैं? काकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल। काकल को स्पर्श करती है। किसे करती है? काकल को। अब काकल को स्पर्श करने के बाद यहाँ पर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के तुरंत बाद एक अंग शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिव्या। जिव्या या जीव जिसे बोलते हैं। तो क्या है? फेफड़ों से शुरू हुई, श्वसन नली से बाहर आई, फिर कंठ को छुआ, फिर काकल को छुआ, और फिर इसके बाद जिव्या को छुआ। अब जिव्या जैसे शुरू रहती है, जैसे जिव्या का भाग बड़ा है और जिव्या यहाँ से शुरू होती है कंठ काकल के बाद में, तो ऊपर से भी एक अंग शुरू हो जाता है। ऊपरी भाग जो है यहाँ से भी एक अंग शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम तालु। क्या बोलते हैं? तालु या तालव्य जिसे बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने तालु को स्पर्श किया,
तालु और जिह्वा को पार करने के बाद तालु का अग्रभाग, जिसे हम मूर्धा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्धा। तालु का जो अग्रभाग है जिसे क्या बोला जाता है, मूर्धा बोला जाता है। अब मूर्धा, जैसे ही हवा मूर्धा को स्पर्श करी और जैसे ही मुख से बाहर निकलने की कोशिश की तो किसने रोक लिया, दांतों ने रोक लिया। किसने रोक लिया, दांतों ने रोक लिया। क्या दांत को स्पर्श करती है। अब दांत से जब हवा बाहर निकलनी शुरू होती है तो हमारा अगला अंग आ जाता है ओष्ठ, या जिसे बोलते हैं हम होठ। अब जैसे ही हवा जो है फेफड़ों से लेकर श्वसन नली से बाहर आई, कंठ को छुआ, फिर काकल को छुआ, फिर जिह्वा, फिर तालव्य और फिर दांत, और फिर अंत में जो आई वो क्या आई, ओष्ठ। दांत के बाद ओष्ठ आए। और अब जब श्वसन नली से हवा बाहर आ रही है तो एक यहाँ पर मुख्य द्वार के पास गले के अंदर आते ही एक नासिका की तरफ ही छिद्र मुड़ जाता है जहाँ से हवा बाहर आती है। तो अंतिम अंग होता है हमारा नासिका। क्या होता है, नासिका। तो इन अंगों के द्वारा क्या है, हवा बाहर आती है, हमारे उच्चारण में सहयोग करती हैं। तो सबसे पहले फेफड़े, गला, काकल, जिह्वा, तालु, दांत, ओष्ठ और फिर नासिका, ये सारे अंग क्या है, हमें उच्चारण में सहयोग करती हैं, सहायता करती हैं। तो ये क्या है हमारे उच्चारण में सहयोग करने वाले अंग, जैसे फेफड़ा, गला, काकल, जिह्वा, तालु, तालु का अग्रभाग जिसे मूर्धा बोलते हैं, दांत, ओठ या ओष्ठ, और ये 9 नंबर पे नाक। ये हमें क्या है, उच्चारण में सहयोग करने वाले अंग है। ये हमें बोलने में सहायता करते हैं। अगर इनमें से एक भी अंग कम हो जाता है तो हम सही तरीके से सभी वर्णों का उच्चारण सही रूप में नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें इन अंगों की सहायता अति आवश्यक होती है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। अब किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। इसमें सहयोग करने वाले जैसे फेफड़ा, फेफड़ा हवा को क्या करता है, संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है, हवा का संग्रहण करता है। अब इसके बाद में काकल है, ये मुख द्वार में अपशिष्ट पदार्थों को रोकता है। क्या रोकता है, अपशिष्ट पदार्थ। और जिह्वा क्या है, ये हवा को दिशा देती है। क्या देती है, हवा को दिशा। इसके बाद ये 3 अंग जो हैं, फेफड़ा, जिह्वा और काकल, ये हवा को शुद्ध या अपशिष्ट पदार्थ रोकने या संग्रहण करने, या कहूँ कि ये हवा को दिशा देने के काम आते हैं। तो ये सिर्फ दिशाएं देते हैं। क्या करते हैं, दिशाएं देते हैं, हवा इनसे टकराती नहीं है। इसीलिए जो बचे हुए अंग होते हैं जैसे गला है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओष्ठ और नाक है, इन्हीं के कारण क्या है, इनका उच्चारण स्थान रखा जाता है, क्योंकि ये 3 तो क्या करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। और बाकी जो बचे हैं, गला हो, तालु हो, मूर्धा हो, दांत हो, ओष्ठ हो या नाक हो, ये सारे क्या करते हैं, उच्चारण स्थान में सहयोग करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। जैसे उच्चारण स्थान में डेलीग्राम आपको दिखाया गया है कि हवा श्वसन क्रिया के अंदर से स्पर्श कर रही है। इसके बाद एक द्वार तो नाक की तरफ निकल जाता है, और दूसरा क्या है, जैसे जिह्वा, यहाँ कंठ, और फिर यहाँ तालु, ये मूर्धा, जो तालु का अग्रभाग हमें दिखाया गया है, मूर्धा, फिर हवा ओष्ठ को स्पर्श करती है, और फिर दांत को, और ये अंत में ओष्ठ है, इसको स्पर्श करती है। ओष्ठ के 2 भाग हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग, इन दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, छूते हैं। ये क्या करते हैं, उच्चारण में सहयोग करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं देखिएगा। जैसे हमने सबसे पहले सीखना शुरू किया कैसे, तो क्या जैसे पहले हवा को स्पर्श किया, जिस हवा को सबसे पहले कहाँ स्पर्श हुई है, कहाँ हुई है, कंठ से हुई है। अब जो पहला वर्ग है, अब इसी के अनुसार चलते हैं। जो पहला वर्ग आपका आता है कै वर्ग, क्या आता है, कै वर्ग। अब वो कै वर्ग सबसे पहले कंठ को ही छूता है, क्योंकि इसीलिए क्रम में रखा गया है अल्फाबेट्स को, वर्णों को, कि जो सबसे पहले अंग को हवा छूती है उसको पहले, उसके बाद में जब हवा छूती है उसको बाद में, और अंत में जिसको हवा छूती है उसको अंत में रखा गया है।
अब उसी तरीके से जो आपका पहला वर्ग है, जो आपका पहला वर्ग है कंठ, क्योंकि सबसे पहले कंठ को हवा छूती है, तो वो क वर्ग जो है वो सारे क्या होते हैं, कंठ वर्ण होते हैं। इसके बाद जैसे हवा ऊपर गई तो इसके बाद किसको छुआ, तालु को। जीव्या तो क्या किया, सिर्फ मदद कर रही है, काकल संरक्षण कर, अपशिष्ट पदार्थों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जो अंग आता है वो आता है तालु का। क्या आता है, तालु का। अब तालु जो क वर्ग के बाद में जो च वर्ग आता है, क के बाद में जो च वर्ग आता है वो क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु। अब जब कंठ को हवा छुई तो कंठे वर्ग, अब जब तालु को छुई तो तालवे वर्ग या च वर्ग जिसे बोलते हैं। इसके बाद में जब तालु के बाद में जब हवा आगे बढ़ी तो तालु के अग्रभाग को छुआ। किसे छुआ, तालु के अग्रभाग को, जिसे क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। अब इस जो अगला वर्ग है ट वर्ग, अब इसी के अनुसार इस ट वर्ग को क्या रखा गया है, मूर्धन्य व्यंजन के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है, मूर्धन्य व्यंजन के अंदर रखा गया है। इसके बाद में जब हवा स्पर्श करती है, छूती है, तो वो आता है हमारा दांत, क्योंकि तालु के बाद में इस मुख द्वार से हवा बाहर आती है, तो इसके बाद दांत स्पर्श करते हैं। तो अगला जो वर्ग आता है वो क्या है, दंत्य वर्ग होता है। क्या होता है, दंत्य वर्ग, जिसमें कौन से वर्ग आते हैं, तय वर्ग वाले आते हैं सारे। कौन से आते हैं, तय वर्ग वाले वर्ण आते हैं। अब मुख द्वार से जब बाहर हवा आई और दांत के बाद जब स्पर्श किया तो वो होठों ने हवा को रोका और फिर छोड़ा, तो वो क्या होती हैं, हमारे ओष्ठ्य वर्ण जो आते हैं प वर्ग। अब सारे वर्ग हमने इसके अंदर ले लिए। क्या ले लिए, सारे वर्ग हमने इसके अंदर ले लिए। अब वर्ग के बाद में अगर फिर नासिका, नाक द्वार से हवा निकलती है तो उसमें कौन से वर्ग आते हैं, तो उसमें आते हैं वर्ग के सारे पंचमाक्षर। क्या आते हैं, सारे पंचमाक्षर, सारे पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर जब बोलते हैं, जैसे अंग है, ये अणे, ने और मैं, ये सारे पांचों के पांचों क्या होते हैं, हमारे नासिका वर्ण होते हैं, या नाक से इसके द्वारा हवा या ध्वनि निकलती है, हवा निकलती है, ध्वनि निकलती है, इसे क्या बोलते हैं, इन्हें नासिक वर्ण बोला जाता है। इसके बाद में देखिएगा किस तरीके से इसका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान, एक कंठ है, कंठ में क वर्ग और साथ में है को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसमें कंठ से गले से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। अब इस कंठ से ध्वनि क्यों निकलती है, क्योंकि सबसे पहले हवा कंठ को छूती है, इसीलिए क वर्ग वाले सारे के सारे वर्ण और है, और साथ में इसमें विसर्ग भी मिला लें तो ये भी, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, है होता है, इसीलिए ये सारे क्या हैं, कंठ्य वर्ण हैं। अगला है तालु। अब तालु जब हवा क्या करती है, तालु को स्पर्श करती है। क्या करती है, तालु को स्पर्श करती है, स्पर्श छूती है। अब इसके कारण, तालु को छूने के कारण ये सारे क्या होते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं। और इसके अंदर कौन से आते हैं, इसके अंदर सारे के सारे च वर्ग, जैसे च, छ, ज, झ और य, साथ में ये और श भी इसी के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्या है, तालु। इन्हें तालव्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण। अगला है मूर्धा। क्या है, मूर्धा वर्ण। अब मूर्धा तालु का अग्रभाग को बोलते हैं, तालु के अग्रभाग को किसे बोलते हैं, अग्रभाग को। जब हमारी जीव है तालु के अग्रभाग के पास हवा को एक बार रोक लेती है, मतलब मैं कहूँ कि तालु के अग्रभाग को, आगे को भाग को जीव्या छूती है। क्या है, जीव्या स्पर्श करती है, छूती है। अब उसी के कारण जब जीव्या स्पर्श करती है, छूती है, अब जब हवा वहां पर अग्रभाग के अंदर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और इकट्ठा होने के बाद छोड़ती है, तो वो क्या कहलाती हैं, मूर्धा वर्ण का कहलाती हैं, जिसमें कौन से वर्ग आते हैं, ट वर्ग आते हैं, और साथ में र और मूर्धन्य स, ये दोनों भी वर्ण आते हैं। अब ट वर्ग के सारे वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे मैं बात करूं, ट, ठ, ड, ढ और अण, ये सारे क्या हैं,
मूर्धा व्यंजन है। अगला है दंत्य। जब जिह्वा क्या करती है, दांत को स्पर्श करती है। किसे करती है? दांत को स्पर्श करती है और दांत के पास हवा को इकट्ठा कर लेती है। किसे कर लेती है? दांत के पास हवा को इकट्ठा कर लेती है और फिर छोड़ती है फिर छोड़ती है। तो ये इसी तरीके से अब ये जहाँ इनके अनुसार दांत को छूते हुए जिह्वा हवा इकट्ठा करती है और फिर जो उच्चारण निकलता है, जो ध्वनि निकलेगी, वो दंत्य वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दंत्य वर्ण। अब इसके अंदर है पूरा का पूरा तय वर्ग। कौन सा आता है? तय वर्ग। जैसे थे, थे, दे, धे और न, तय, धे, थे और न, ये वर्ग आती हैं और साथ में लय और शय को भी सम्मिलित किया गया। इस शय को क्या बोला जाता है? दंत्य शय बोला जाता है और साथ में लय को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो ये थे आपके दंत्य वर्ण। अब आते हैं ओष्ठ्य वर्ण। अब जब दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं और हवा को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं? ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। क्योंकि दोनों ने स्पर्श, एक दूसरे को स्पर्श किया और हवा को अपने पास इकट्ठा कर लिया, हवा को इकट्ठा कर लिया और फिर छोड़ा है, और उससे जो ध्वनि निकली है, उससे जो ध्वनि निकली है वो हमेशा क्या होंगे? ओष्ठ्य वर्ण होंगे। क्या होंगे? ओष्ठ्य। जिसमें पै वर्ग आता है सारा। कौन सा आता है? पै वर्ग। जैसे मैं बात करूं पै वर्ग की, पै, फे, बह, भे और मैं, ये सारे क्या हैं? पै वर्ग के व्यंजन हैं, जो किसमें सम्मिलित होते हैं? ओष्ठ्य वर्ण के अंदर सम्मिलित होते हैं। अगला है दंतरोष्ठ्य। अब दंतरोष्ठ्य क्यों लिया गया है? क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दांत और ओष्ठ दोनों को एक उच्चारण स्थान होते हैं, या कहूँ होठ भी स्पर्श करते हैं और जिह्वा दांत को भी स्पर्श करती है, तो वो क्या होती हैं? दंतोष्ठ्य होते हैं। कि होठ आपस में स्पर्श करते हैं और साथ में दांत को जिह्वा, दंत को जिह्वा भी स्पर्श करती है, और वो इसी के कारण दंतोष्ठ्य कहलाते हैं। और वो कौन सा वर्ग होता है? वे वर्ग होता है। क्या होता है? वे। ओनली वे जो है वो क्या होती हैं? दंतोष्ठ्य वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दंतोष्ठ्य वर्ण। अगला है अंतिम हमारा नासिक वर्ण। मैंने कहा था जब हवा नाक से निकलती है तो ध्वनि भी कहाँ से निकलेगी? नाक से निकलेगी। क्या ध्वनि जब क्या है? नाक से बाहर आए, नाक से बाहर आए वो क्या होती है? नासिक ध्वनि होती है। और नासिक ध्वनि मैंने पहले ही बताया था कि सारे के सारे पंचमाक्षर होते हैं। क्या होते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर समझते हो ना? वर्ग के पंचमाक्षर। किसके? वर्ग के पंचमाक्षर। क्योंकि प्रत्येक जो वर्ग है, सिर्फ 5 ही वर्ग हैं जो पंचमाक्षर जिसके अंदर सम्मिलित है। वो 5 अक्षर जो हैं पंचमाक्षर, जो 5 वर्ण हैं, जैसे अड़, इय, ऋण, ने और में, ये सारे वर्ण जो हैं ये क्या है? पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर जो जिसकी ध्वनि क्या निकलती है? हमेशा नाक से निकलती है, नासिका से निकलती है। किससे निकलती है? नासिका से। अब इसी के कारण इसे क्या बोलते हैं? नासिक वर्ण बोला जाता है। तो ये तो था आपका उच्चारण स्थान कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य और नासिक। ये क्या थे? आपके उच्चारण स्थान। क्या थे? उच्चारण स्थान, जिसको हमने डेलीग्राम के माध्यम से समझा। तो आगे चलते हैं, हम एक चीज और समझने वाले हैं जिसे बोलते हैं अयोगवाहक ध्वनि। क्या बोलते हैं? अयोगवाहक ध्वनि बोलते हैं। अब अयोगवाहक ध्वनि क्या होती है? चलो मैं इसे भी बता देता हूं। अयोगवाहक ध्वनि क्या होती है? देखिएगा इसमें शब्द कितने हैं? ए प्लस में योग प्लस में वाहक, ए प्लस में योग प्लस में वाहक। सही लिख देता हूं। ए प्लस में योग प्लस में वाहक। ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। योग का अर्थ होता है जुड़कर। वाहक का वहन होना, वहन होना। अब अयोगवाहक ध्वनि क्या होती है? वो ध्वनि जो कभी भी किसी वर्ग के साथ जुड़कर वहन नहीं होती।
क्या है, वो ध्वनि जो कभी भी किसके साथ में जुड़कर वहन नहीं होती, स्वतंत्र लिखी जाती हो। क्या लिखी जाती हो, स्वतंत्र लिखी जाती हो। वो ध्वनि क्या होती है, अयोग वाहक ध्वनि होती है, चाहे किसी भी वर्ण के रूप में लिखी जाए। लेकिन ये ध्वनि जो है एक मात्रिक ध्वनि है। क्या है, मात्रा रूपी ध्वनि है। इनकी भी मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये किसी वर्ण के साथ में जुड़कर वहन नहीं होती, ये स्वतंत्र लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, स्वतंत्र लिखी जाती है। स्वतंत्र, ये हमेशा स्वतंत्र होती है और इसका प्रयोग हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गलत रूप में करते हैं। क्या करते हैं, इसका ज़्यादातर गलत रूप में। तो आज मैं इसका सही रूप में प्रयोग करना भी बताने वाला हूँ और अयोग वाहक ध्वनि कौन कौन सी है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ध्वनि है वो है अनुस्वार। क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार ध्वनि भी क्या है, अयोग वाहक ध्वनि है। क्या है, अयोग वाहक ध्वनि। और अनुस्वार मुख्य रूप से मानूं या तो मैं होता है और या वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। क्या होता है, वर्ग का पंचमा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। अब वो अनुस्वार ध्वनि हमेशा अयोग वाहक ध्वनि होती है, स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। हम इसको किसी भी चीज के साथ में सम्मिलित नहीं कर सकते। किसको, अनुस्वार को। ये बात याद रख लेना, क्योंकि अनुस्वार स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतंत्र लिखी जाएगी, स्वतंत्र रूप से लिखी जाएगी। ये किसी के साथ में मात्रा के रूप में जुड़ेगी नहीं। जैसे मैं बात करूं, अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो हम क्या करते हैं, जैसे कह के आ की मात्रा लगाई का, लेकिन जो अनुस्वार है वो इस तरीके से नहीं लगेगा। अगर ओ की मात्रा लगाएं तो को इस तरीके से लग जाता है, लेकिन अनुस्वार की मात्रा हम इसके साथ में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, अयोग वाहक ध्वनि है। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैं बोलूं, जिसे नाम लिख रहा हूं संख्या, तो संख्या जो है, संज्ञा शब्द लिखा है या संख्या जिसे बोलते हो, संज्ञा शब्द जो लिखा है इसमें मैंने अनुस्वार लगाया है, लेकिन ये इसके ना तो इसके ऊपर लगता है और ना ही अगले वाले वर्ण के। ये जिस वर्ण के बीच में बोला जाता है उसके साथ में एक अलग रूप में लिखा जाता है। मतलब दो वर्णों के मध्य में क्या लिखा जाता है, दो वर्णों के मध्य में लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। ये ना तो पहले वाले वर्ण के ऊपर लगता है और ना ही बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। तो ये क्या है, स्वतंत्र है। जैसे संज्ञा शब्द को हम अगर अलग अलग करते हैं, संज्ञा शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं तो क्या होता है, एक तो तत्सम प्लस में ए के ऊपर ध्वनि ये और फिर ज्या, इस तरीके से ये लिखा जाता है या होता है। तो ये जो क्या है, हमेशा अनुस्वार एक ही वर्ण पे लगता है ए के ऊपर, जो क्या है एक अयोग वाहक ध्वनि है। मतलब किसी के साथ जुड़कर वहने नहीं होती, स्वतंत्र लिखी जाती है, बीच के अंदर आती है। तो ये हम ज्यादातर क्या करते हैं, संज्ञा के ऊपर यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। ये इन दोनों वर्णों के मध्य में ध्वनि निकलती है जहां से वहीं पर मध्य में लगता है और ये स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। अगला है हमारा विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण तो होता है, उच्चारण क्या होता है, लेकिन ये भी क्या है, अयोग वाहक ध्वनि है। ये भी किसी के साथ जुड़कर वहने नहीं होती। ये भी क्या लिखी जाती है, स्वतंत्र लिखी जाती है, स्वतंत्र लिखी जाती है। और ये स्वतंत्र लिखी जाती है। और एक बात याद रखना, विसर्ग के ऊपर कभी भी सिरो रेखा नहीं आती। क्या है, सिरो रेखा कभी नहीं आती, वो हमेशा स्वतंत्र और अलग लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिखूं शब्द अंत है प्लस में स्थ, अंतस्थ जिसे बोलते हैं, तो ये क्या है, ये जो हमने विसर्ग लगाया है इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सीरो रेखा नहीं है और ये वर्ण पूर्णतः क्या लिखा गया है, स्वतंत्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है, स्वतंत्र लिखा गया है। ये इस ना तो इसके साथ में जुड़कर वहन हुआ है और ना ही इसके साथ में जुड़ा है। ना तो ये इस वर्ण के साथ में जुड़ा है अंत वाले वर्ष पहले शब्द के अंत में जुड़ा है और ना ही इसके साथ में जुड़कर लिखा हुआ है। लेकिन है ये मात्रिक वर्ण, क्या है, एक रूप से मात्रिक ध्वनि है, लेकिन ये इनके साथ में किसी भी रूप में जुड़कर वहन नहीं हुई है। अब किसी के साथ में जुड़कर वहन नहीं हुई है, इसीलिए ये क्या है, अयोग वाहक ध्वनि है। क्या है, अयोग वाहक ध्वनि। तो समझ में आ गया कि विसर्ग और
अनुस्वार जो है वो क्या है, अयोग वाहक ध्वनि है, वो किसी के साथ में जुड़कर वहन नहीं होती, हमेशा कैसे लिखी जाती है, स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र ही लिखी जाती है। तो देखिएगा अयोग वाहक के प्रकार, मैंने बताया था कि ऐसे वर्ण जिसका मेल न तो स्वर और न ही व्यंजन से हो पाया है अयोग वाहक ध्वनि कहलाती है। मतलब ये ना तो स्वर के साथ में जुड़कर वहन होती है और ना ही व्यंजन के साथ में, जैसे मैंने बताया कि ये स्वतंत्र लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, स्वतंत्र लिखी जाती है, ये किसी के साथ में जुड़कर वहन नहीं होती, इसीलिए ये क्या है, अयोग वाहक ध्वनि है। इसके अगर भेदों की बात करें तो मैंने बताया था कि दो होती है, क्या है कि ये स्वर परंतु इसकी भी स्वरों की तरह मात्राएं होती है, अंततः इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। मतलब ये स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, मात्रिक रूप में माने तो स्वरों के साथ होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ये किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। इनकी संख्या 2 है। पहली अनुस्वार, अब इसका उच्चारण स्थान भी देख लीजिएगा साथ में। इसका उच्चारण स्थान ना की सहायता से होता है, जैसे लिखा हुआ है अंकित, अंक और जंग, और जैसे मैंने एक भी लिखा था संज्ञा, क्या लिखा था, संज्ञा। इसका उच्चारण पंचमाक्षर के जैसे होता है। पंचमाक्षर मैंने बताया था कि वर्ग के पंचमाक्षर सारे होते हैं या अधिकतर में या ने का उच्चारण होता है। तो ये क्या है, सारे पंचमाक्षर जिसके नीचे हलंत लग जाता है, जिस पंचमाक्षर के नीचे हलंत लग जाता है वो क्या होती है, हमेशा अनुस्वार ध्वनि होती है। अगला है विसर्ग, इसका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे दुख, प्राय, प्रातः, काल, दुह शासन आदि। इसका उच्चारण है जैसे, क्या है कि जैसे उच्चारण होता है, और ये भी क्या है, स्वतंत्र लिखा जाता है। चलो हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, अयोग वाहक ध्वनि की संख्या है, मतलब अयोग वाहक ध्वनि उनकी संख्याएं कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है या 7 होती है। तो ये आज का सवाल है आपका, जिसका जवाब आपको 17 मई तक देना है। क्या है, 17 मई तक शाम 4 बजे तक, 17 मई तक शाम 4 बजे तक आपको सिर्फ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है, कमेंट बॉक्स में, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। और जाते जाते ये आपकी क्लास खत्म होती है, और जाते जाते एक निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह और नए विश्वास के साथ।